हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इटली में पीएचडी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो क्या होती हैं। ठीक है, तो आज मैं जो भी पॉइंट्स डिस्कस करूँगी वो मैं मेजर केसेस को लेके बात करूँगी। जो आपका प्रोजेक्ट के ऊपर सिलेक्शंस होती हैं, जो आपकी जो स्पेसिफिक सीट्स आती हैं एक दो, उनकी बात नहीं करेंगे हम। ओवरऑल मेजर जो नंबर ऑफ़ सीट्स आती हैं, जो गवर्नमेंट सिलेक्शन होती है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात है कि जी एडमिशन शुरू कब होता है। तो एडमिशन शुरू होता है जी फरवरी से, मोरलेस ये रहता है आपका अगस्त सितंबर तक। ठीक है, और सीट्स आती रहती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा मेजर है। हाँ जी, इटली के अंदर मोरलेस सारे मेजर्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन किस बेस पे होती है। तो मैं ये बता दूं कि इटली के अंदर जो सिलेक्शन होती है ना आपकी, वो होती है सिलेक्शन सिस्टम 2 पे डिवाइड होता है। पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं जिनके मोरलेस 40 नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से जो बंदा पास कर जाता है, फिर वो बंदा जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करता है। तो इंटरव्यू के मोस्ट ऑफ द केसेस 60 नंबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका इंटरव्यू है वो टोटल गेम चेंजर है। अब सबसे पहला स्टेप तो आता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन का। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और बहुत सारी क्यूरीज मेरे क्लास फेलोज़ ने, मेरे सीनियर्स ने, जूनियर्स ने मुझे पूछी हुई हैं, तो वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जिससे हम डरते हैं, पब्लिकेशंस। क्या पब्लिकेशन ज़रूरी है? पब्लिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती मोस्टली केसेस के अंदर। आप पब्लिकेशन के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन के स्पेसिफिक नंबर होते हैं। 2 नंबर हैं या 3 है, वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी में है, क्या उसका हिसाब है, लेकिन आपको उसके नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्या जॉब इम्पैक्ट करती है? हाँ जी बिल्कुल, जॉब का भी एक प्लस पॉइंट होता है, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्या मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए? नहीं, आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता। क्या आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए? हाँ जी, आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। अगर आपकी कोई जॉब नहीं है तो कोशिश करें कि दोनों रिकमेंडेशन लेटर जो हैं वो अपनी लास्ट डिग्री के प्रोफेसर से ले लें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि एक जो है वो जॉब वाले सेक्टर से ले लें और एक जो है अपना एकेडमिक ले लें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन लेटर चाहिए? मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मोटिवेशन लेटर आपके पास होना इस सेंस में भी जरूरी है कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर मोटिवेशन टू कम टू इटली स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वो एक अच्छा आंसर हो सकता है। सीवी, हाँ जी, सीवी आपको यूरोपस फॉर्मेट में चाहिए। उसके अलावा आपका क्वेश्चन है कि आइट्स मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं चाहिए होता। आपका जो डिप्लोमा होता है ना, जब आप लास्ट डिग्री अटेंड करते हैं तो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपकी यूनिवर्सिटी आपको देती है, जिसमें ये मेंशन होता है कि इस बंदे की डिग्री जो है वो इंग्लिश में थी। तो वो जो एक्सेप्टेंस, वो जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है ना, वो ही चल जाता है उसके मामले में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जी मेरी तो सीजीपीए बहुत कम है। तो मैं आपको एक डेफिनेट चीज़ बता देती हूँ कि सीजीपीए 2.4 भी है तो आप अप्लाई कर दें। आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं, आपके पास क्या कहते हैं उसको, पब्लिकेशंस हैं, तो आप जाएं। आपकी सीजीपी जो है वो लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीजीपीए को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती अगर उनको लगता है कि आप वाकई पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। अब जब आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दी, अब वो 40 नंबर जो, ये मैं एक आपको ओवरऑल बात बता रही हूँ कि 40 नंबर जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के थे, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अब कौन सा है? वो है जी आपका रिसर्च प्रपोजल। मोस्ट ऑफ द केसेस आपने एक जनरल टॉपिक के ऊपर खुद से बना के उनको देना होता है, लेकिन समटाइम्स उन्होंने खुद भी बताया होता है कि जी हमें इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है वो रिसर्च प्रपोजल चाहिए। दैट्स हाउ दे इवेल्युएट योर साइंटिफिक राइटिंग एबिलिटी। ठीक है, तो उस चीज़ को आप एक दफ़ा देख लें। अगर उन्होंने टॉपिक दिया है तो डेफिनेटली उसके ऊपर लिखें, लेकिन अगर आपके पास एक जनरल सेफ साइड, एक जनरल जो है ना लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ रिसर्च जो है ना प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, अब आपने अप्लाई कर दिया, आपने एप्लीकेशन दे दी, आपकी वैल्यूएशन हुई, उसका लेट से कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स थे उसके अंदर वो 20 थे, आपके नंबर 25 आ गए, तो आप जो हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए। अब इंटरव्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंटरव्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका रिसर्च प्रपोजल। वो आपसे पूछेंगे कि आपको वहाँ पे अपना रिसर्च प्रपोजल एक्सप्लेन करना है, और इतने इफेक्टिव तरीके से करना है कि उनको समझ आए कि आप वाकई में एक रिसर्चर हैं, आपने जो लिखा है आपको इसकी हाव नाव है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपकी एनालिटिकल टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बताएं कि आपको HPLC आता है, आपको GCMS आता है, आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम करना आता है, आपको नैनो इनकैप्सुलेशन के बारे में पता है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन
चीज़ों के ऊपर, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर आप उनसे बात करें कि आपको स्टैटिस्टिका का पता है, आपको एसपीएसएस का पता है, आपको ऑप्टिबा का पता है, आपको मैटलब का पता है, या आपको पाइथन आता है, तो ये लाजमी ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करें। आपका इंटरव्यू जो होता है वो 60 नंबर का होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड इट इज़ रियली ए गेम चेंजर, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट एवेल्युएशन में, डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन में अगर 36 बंदों में आपका 34वां नंबर भी था ना मार्किंग के अंदर ग्रेड में, तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को नेगेटिविटी में ना लें कि मैं शायद रह जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अगर उनको लगेगा कि ये बंदा सही साइंटिस्ट है, हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से या इस पोजीशन के हिसाब से ये बंदा क्वालिफाई करता है, डेफिनेटली वो आपको 60/60 भी देने पड़ेंगे, वो दे के आपको टॉप 6 में ले आएंगे, क्योंकि मोरलेस 6 या 7 सीट्स होती हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन पिछले साल से ये इंक्रीज़ कर गई हैं, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं पीएचडी के लिए, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अब आपको कंफर्म हो गया कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं।